Hello everyone and welcome to Smart Cell Biology. Today in this lecture we are going to do molecular basis of inheritance. What we are going to do in this lecture is what is DNA होता क्या है और DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है. DNA के कुछ फीचर्स के बारे में हम जानेंगे. फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा जो कि फ्रेंचिस क्रिक सर ने दिया था. फिर हम पढ़ेंगे चारगफ रूल जो कि एरविन चारगफ सर ने दिया था. फिर हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे इन सभी टॉपिक्स को. फिर हम इन सभी टॉपिक्स के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड द इंट्रोडक्शन. The inheritance pattern and the genetic basis of such patterns are based on some criteria और some criteria that is known as factors. और जो ये factors थे ना, ये मेंडल सर के टाइम तक क्लियर नहीं थे. फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन चली कुछ सालों तक इन पे. फिर पता चला दैट एक्चुअली दीज फैक्टर्स आर दी जेनेटिक मटेरियल इन आवर बॉडी. अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोटीन बनाने के लिए. प्रोटीन बनना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल हमें देखने को मिलते हैं, डीएनए एंड आरएनए. मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि आरएनए की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ डीएनए. डीएनए जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आरएनए. इसीलिए आरएनए हमें सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह दिखता है. फॉर एग्जांपल दैट इन HIV, टोबैको मोज़ेक वायरस और कोरोना वायरस के अंदर भी आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था. अब व्हाट इज़ डीएनए? फ्रेडरिक मिशर सर थे जिन्होंने डीएनए के बारे में हमें बताया था. इन्होंने ऑब्जर्व किया एक डिस्कार्डेड बैंडेज को. बैंडेज जो होती है, डिस्कार्डेड बैंडेज जो होती है, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने देखा कि उसके न्यूक्लियस में एक जो चीज़ थी उसका नाम इन्होंने रखा न्यूक्लियन. फिर बाद में ओल्टमैन सर ने जब इसको ऑब्जर्व किया तब इन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लियन है इसका एसिडिक नेचर है. तब इन्होंने इसका नाम रखा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए. अब जो डीएनए होता है दैट इज बेसिकली अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. जो हमारा डीएनए होता है वो कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है और डीएनए का एसिडिक नेचर होता है. एसिडिक नेचर क्यों होता है डीएनए का? अब कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो एसिडिक नेचर कब शो करेगा? जब वो प्रोटॉन को डोनेट कर पाए. अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर पा रहा है तो मतलब वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है. अब जो हमारा डीएनए होता है दैट ऑल्सो डोनेट प्रोटॉन, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है. डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है H3PO4, जब इसमें से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा. हाइड्रोजन पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? प्रोटॉन. मतलब जब इसमें से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा तब हमें पता चला कि एसिडिक नेचर की तरह बिहेव कर रहा है. और अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा. अब उस माइनस चार्ज की वजह से हमें पता चला दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड. डीएनए का एसिडिक नेचर है और जो नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए वो किसकी वजह से है? दोनों चीज़ें फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हमें देखने को मिल रहा है. डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें डीएनए के अंदर देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है. डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है. और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दोज आर बेसिकली द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मतलब कि जब ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो जो चेन बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड. तो जब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड. और दो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास है, एक तो है डीएनए और एक आरएनए. इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है. अब दो चीज़ें हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलती है. एक तो न्यूक्लियोटाइड्स और एक है न्यूक्लियोसाइड. दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं. जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर है. और जो न्यूक्लियोसाइड है
उसके अंदर फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता उसके अंदर फोस्फेट ग्रुप। अब क्या न्यूक्लियोसाइड का पॉलीमर डीएनए और आरएनए बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके अंदर फोस्फेट ग्रुप ही नहीं होता। फोस्फेट ग्रुप है तभी तो डीएनए एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तभी तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हीं का पॉलीमर क्या बना सकता है? डीएनए और आरएनए बना सकता है, न्यूक्लियोसाइड का पॉलीमर नहीं बना सकता। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके अंदर हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो शुगर ग्रुप, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, और एक होता है हमारा फॉस्फोरस ग्रुप। और जो न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर फॉस्फोरस ग्रुप तो नहीं होता, लेकिन शुगर और नाइट्रोजनस बेस ज़रूर होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है दैट इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस ग्रुप, ये भी बोल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो न्यूक्लियोटाइड है उसके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमें 2 नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलती है, एक तो है प्यूराइन और एक है हमारे पास पायरिमिडाइन। अब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है कि प्यूराइंस के अंदर हमें यहाँ पे 2 रिंग्स देखने को मिल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, और पायरिमिडाइन के अंदर हमें सिर्फ एक ही रिंग देखने को मिलती है। जो प्यूराइंस होते हैं वो फर्स्ट, थर्ड और 7th और 9th पोजीशन से बॉन्ड बना सकते हैं, जैसा कि इधर हाईलाइटेड है। फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन से ये क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन जो हमारे पायरिमिडाइंस होते हैं वो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पोजीशन से ही क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। प्यूराइंस हमारे पास 2 हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडाइंस 3 होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब जो प्यूराइंस होते हैं एडेनिन और गुआनिन, ये तो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। और पायरिमिडाइंस में से जो साइटोसिन है ये भी हमें आरएनए के अंदर भी देखने को मिलेगा और डीएनए के अंदर भी। लेकिन जो थाइमीन होता है ना वो हमें डीएनए के अंदर मिलता है, और जो यूरेसिल है वो हमें आरएनए के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब हम यूरेसिल की मिथाइलेशन कराते हैं तब हमें थाइमीन देखने को मिलता है, और थाइमीन का एक दूसरा नाम भी है 5-मिथाइल यूरेसिल। अब यूरेसिल की मिथाइलेशन क्यों हो रही है? यूरेसिल है ना जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, ताकि वो ग्रुप जो होगा वो थोड़ा स्टेबल हो सके, इसलिए हम उसकी क्या होती है? मिथाइलेशन होती है, तब थाइमीन बनता है। और जो थाइमीन होता है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू यूरेसिल, जिसकी वजह से थाइमीन की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूरेसिल। तो थाइमीन डीएनए के अंदर मिल रहा है और यूरेसिल आरएनए के अंदर। थाइमीन कम रिएक्टिव है और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और यूरेसिल ज़्यादा रिएक्टिव है और उसकी स्टेबिलिटी कम है। ये भी एक रीज़न है कि क्यों आरएनए जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके अंदर यूरेसिल है। इसी तरीके से अगर मैं यूरेसिल की अमाइनेशन करा दूं तो हमें साइटोसिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज शुगर ग्रुप। शुगर हमें यहाँ पे पेंटोज शुगर देखने को मिलती है आरएनए के अंदर भी और डीएनए के अंदर भी। कौन सी शुगर देखने को मिलती है? डीएनए के अंदर हमें देखने को मिलती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए के अंदर हमें कौन सी शुगर देखने को मिलती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए के अंदर हमें देखने को मिलती है राइबोज शुगर। अब नाम इनका इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसके अंदर कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए का नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसके अंदर कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन हो गया, फोर्थ कार्बन हो गया, फिफ्थ कार्बन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन हो गया, फोर्थ कार्बन हो गया, और ये फिफ्थ कार्बन हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये सेकेंड कार्बन है, इस सेकेंड कार्बन के ऊपर यहाँ पे तो H ग्रुप है, और राइबोज के अंदर हमें यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इनमें से रिएक्टिव कौन सा है? हाइड्रोजन रिएक्टिव है या फिर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप? OH ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है। फॉर द श्योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। ये भी एक रीज़न है कि क्यों आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए, क्योंकि डीएनए की सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, लेकिन राइबोज के पास सेकेंड कार्बन पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज बोन्स। अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ एक पेंटोज शुगर है,
एक हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है और एक हमारे पास फॉस्फोरस ग्रुप है। ये देख लिया। अब ये तीनों चीज़ें जब जुड़ेंगी तभी तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब इनके बीच में बॉन्ड्स कैसे देखने को मिलते हैं हमें, तो जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है पेंटोज शुगर का, फर्स्ट कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम होता है उसका? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और जो हमारा फॉस्फोरस ग्रुप है, इनके बीच में जो ये वाला बॉन्ड होता है इसका नाम होता है फोस्फोईस्टर लिंकेज। क्या नाम होता है इसका? फोस्फोईस्टर लिंकेज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड है या आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड? हमें यहाँ से पता चलेगा कि अगर इसके सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे अगर OH ग्रुप हुआ, OH ग्रुप हुआ तो ये क्या होगा? हमारा आरएनए होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमें H ग्रुप देखने को मिल रहा है, अगर हमें यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप देखने को मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा? डीएनए होगा। अब इसमें हम देखें तो प्यूराइन हमें एडेनिन और गुआनिन, और प्यूराइन एडेनिन और गुआनिन, आरएनए और डीएनए दोनों के अंदर प्यूराइन्स दोनों ही होते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर थाइमिन और साइटोसिन होता है और आरएनए के अंदर साइटोसिन और यूरेसिल होता है। बस इन्हीं का फर्क होता है, यूरेसिल का और एक हमारे प्यारे थाइमिन का, दैट इज 5-मिथाइल यूरेसिल। अब नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर क्या क्या आ गया? ये नाइट्रोजनस बेस आ गया, पेंटोज शुगर आ गई, फॉस्फोरस ग्रुप आ गया। ये एक नाइट्रोजनस बेस हुआ, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस हुआ, ये तीसरा नाइट्रोजनस बेस हुआ और ये चौथा नाइट्रोजनस बेस हुआ। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनके बीच में भी बॉन्ड बने हुए हैं। कहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बने हुए हैं? यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है ये बनता है थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरस ग्रुप के बीच में, और इसका नाम होता है फॉस्फोडायाईस्टर लिंकेज। अब तक हमने 3 बॉन्ड्स पढ़े, कौन कौन से? एक तो फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक फिफ्थ कार्बन और फॉस्फोरस ग्रुप के बीच में बन रहा है फोस्फोईस्टर लिंकेज। और एक जो थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरस के बीच में बन रहा है दैट इज फॉस्फोडायाईस्टर लिंकेज। इस तरीके से हमारा क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। अब हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पर फ्री फिफ्थ एंड देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें फ्री थर्ड एंड देखने को मिलेगा। ये पोलैरिटी होती है इस एक स्ट्रैंड की। ये जो बनता है ये पूरा एक स्ट्रैंड हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रेंचिस क्रिक सर जो थे उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पर, एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया था? मॉरिस विलिकन और रोजलिंड फ्रैंकलिन सर ने दिया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पर उन्होंने हमें क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन्होंने बताया कि डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है। अब यहाँ पे हमने ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन देखी, ये एक चेन थी पूरी। अब ऐसी 2 चेन्स होती हैं, एक ऐसी चेन होगी और ऐसी ही एक और चेन होगी। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हमें देखने को मिलती हैं डीएनए के एक स्ट्रक्चर के अंदर, where the backbone is constituted by the sugar phosphate and the bases are projected inside। मतलब कि जो बैकबोन है, मतलब जो ये मेन चेन है, ये तो किसकी वजह से बन रही है? शुगर और फॉस्फेट की वजह से बन रही है, उसी की वजह से बन रही है। यहाँ पे देखें तो थर्ड कार्बन फोस्फोरस, थर्ड कार्बन फोस्फोरस, थर्ड कार्बन फोस्फोरस, थर्ड कार्बन फोस्फोरस, इसी तरीके से बनेगी चेन। मतलब जो मेन बॉन्ड बन रहा है, जो मेन चेन बन रही है, वो किसकी वजह से बन रही है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से बन रही है। और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो दे आर लुकिंग एज अ प्रोजेक्शंस फ्रॉम दिस स्ट्रैंड। अगर मैं इस स्ट्रैंड में बना के देखूँ तो नाइट्रोजनस बेस कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे, इस तरीके से, और इस स्ट्रैंड के हमें दिखाई देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। अब these 2 chains have एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है मतलब कि अगर इस वाले चेन की पोलैरिटी है 5 to 3,
तो इस वाले की क्या होगी, यहाँ पे 3 to 5 एंटी पैरेलल पोलैरिटी हमें इनकी देखने को मिलती है। These bases are joined together with the help of hydrogen bond। हमने देखा कि एक स्ट्रैंड था, ये दूसरा स्ट्रैंड था, इससे ये एक नाइट्रोजन स्पेस निकल के आ रहा था, यहाँ से ये एक नाइट्रोजन स्पेस निकल के आ रहा था। इनके बीच में भी बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो एडेनिन ग्रुप होता है वो बनाता है बॉन्ड किसके साथ, थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। एडेनिन डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमीन के साथ अगर डीएनए है तो, और अगर आरएनए है तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यूरेसिल के साथ। गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, भले ही वो आरएनए हो भले ही वो डीएनए हो। The chains are coiled in a right-handed fashion and the length of the pitch is a 3.4 nanometer। अब ये क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा डीएनए कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब ये कोइल्ड होता है राइट हैंडेड फैशन में। अभी तो हमने देखा कि ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये इसी लेंथ के साथ, इसी यूनिफॉर्म विड्थ के साथ राइट हैंडेड फैशन में कोइल्ड होते हैं। फिर ये हमें कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अब ये जो होती है ये होती है एक पिच, दिस इज़ वन पिच, और इस एक पिच की जो लेंथ है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। और इस एक पिच के अंदर ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, ये इस स्ट्रैंड का और ये इस स्ट्रैंड का, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, दीज आर बेस पेयर्स। इसी तरीके से हमें एक पिच के अंदर कम से कम 10 बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं। तो दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, 0.34 नैनोमीटर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो है वो हमें दिया है फ्रेंचिस क्रीक सर ने। फ्रेंचिस क्रीक सर ने सेंट्रल डोग्मा में ये बताया कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करके डीएनए बनाता है। एक प्रोसेस है रेप्लिकेशन का जिससे डीएनए बना सकता है। और अगर डीएनए से आरएनए हमें बनाना हो तो हमें ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ता है, और आरएनए से फिर फर्दर प्रोटीन बनाना हो तो हमें क्या कराना पड़ता है, ट्रांसलेशन कराना पड़ता है। अब आरएनए से डीएनए भी बन सकता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की हमें ज़रूरत होती है, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसकी हमें ज़रूरत होती है, और ये जो प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, ये हमें देखने को मिलता है रेट्रोवायरस के अंदर। इसके बारे में भी हम जो ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज चार्गफ रूल। चार्गफ रूल जो है वो हमें एरविन चार्गफ सर ने दिया था। इन्होंने क्या बोला कि जो प्यूराइंस होते हैं और जो पायरामिडाइंस होते हैं, जब मैं उनका रेशियो निकालूंगी, प्यूराइंस बाय पायरामिडाइन का रेशियो निकालूंगी, तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब कि वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इन यूकैरियोट्स जो सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं उनका रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गुआनिन एंड साइट। एडेनिन थाइमिन का रेशियो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गुआनिन एंड साइटोसिन। और प्रोकैरियोट्स के अंदर एडेनिन थाइमिन का रेशियो जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू गुआनिन एंड साइटोसिन। नेक्स्ट ये फिर हमें कुछ डाटा दिया हुआ था एनसीईआरटी में, जिसमें क्या बताया था कि जो 5:174 ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर हमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। अब ये एनसीईआरटी में क्यों दे रखा है डाटा कि किसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड कितने बेस पेयर्स होते हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, तो हम वहाँ से उसके डीएनए की लेंथ मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमें बताया बैक्टीरियोफेग लैम्डा। बैक्टीरियोफेग लैम्डा एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है, इसलिए इसका नाम है बैक्टीरियोफेग। बैक्टीरियोफेग लैम्डा के अंदर 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स लिखा हुआ है और यहाँ पे बेस पेयर्स लिखा हुआ है, दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हमें पता है ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है इस तरीके से, फिर इनके बीच में बॉन्ड बनता है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है। और बेस पेयर्स क्या होते हैं, मतलब ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है, और इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है ये वाला, जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ और एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ होता है, और ये क्या बनता है, पेयर बनता है, इसको बोलते हैं बेस पेयर। तो न्यूक्लियोटाइड अलग चीज़ है, बेस पेयर्स अलग चीज़ है।
नेक्स्ट इज एस्क्रेशिया कोलाई, इसको इकोलाई भी बोलते हैं, और ये एक बैक्टीरिया है। इसके अंदर 4.6:10⁶ बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं। डिप्लॉयड ह्यूमन सेल के अंदर 6.6:10⁹ बेस पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, और अगर हैप्लॉयड ह्यूमन सेल की बात करें तो उसके अंदर 3.3:10⁹ बेस पेयर्स हमें देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड NCERT. Deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, that is RNA, that is DNA or RNA, are the two type of nucleic acid that are found in living organism. और जो DNA होता है that is the genetic material in most of the organism. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो RNA होता है, DNA होता है, वही जेनेटिक मटेरियल हमें देखने को मिलता है, और जो RNA होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन सिर्फ कुछ वायरसेस के अंदर हमें वो देखने को मिलता है। जो RNA होता है उसका वो और भी दूसरे फंक्शंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल RNA कैन वर्क एज एन अडेप्टर, RNA का कैटालिटिक रोल भी होता है, और RNA का स्ट्रक्चरल रोल भी हमें देखने को मिलता है, जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In this chapter we are going to discuss the structure of DNA, its replication, और हम DNA से RNA कैसे बनाएं, that is the process of transcription, और हम ट्रांसलेशन कैसे कराएं, मतलब कि हम प्रोटीन कैसे बनाएं, किससे, RNA से। ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics in last section. The essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed in this chapter. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides, और जो DNA की लेंथ होती है that can be defined as a number of nucleotides जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और a pair of nucleotide referred to as a base pair present in it. अब फॉर एग्जाम्पल यही सारी चीज़ें दी हुई है कि जो बैक्टीरियोफेग होता है जिसका नाम है 5174, उसके अंदर होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, और बैक्टीरियोफेग लैम्डा के अंदर होते हैं 48502 बेस पेयर, एस्क्रेशिया कोलाई के अंदर होते हैं 4.6:10⁶ बेस पेयर, और एक हैप्लॉइड ह्यूमन कंटेंट ऑफ DNA के अंदर क्या होते हैं 3.3:10⁹ बेस पेयर्स, और अगर डिप्लॉयड कंटेंट होगा तो 6.6:10⁹ बेस पेयर्स। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर कौन कौन सी होती है, RNA के अंदर राइबोस और DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोस, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। देयर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एक तो प्यूराइंस के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे पास, एडेनिन और ग्वानिन। पैरामिडाइंस के अंदर आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन जो है दैट इज कॉमन फॉर बोथ DNA और RNA, लेकिन थाइमिन जो होता है वो हमें DNA के अंदर देखने को मिलता है, और जो यूरेसिल है वो हमें RNA के अंदर देखने को मिलता है। जो नाइट्रोजनस बेस है वो लिंक्ड होता है, वो उसका जो बॉन्ड है, उसका जो लिंक है वो किससे बनता है, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है उसके साथ, ठीक है। और उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एनग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, और इससे क्या बनता है, एक न्यूक्लियोसाइड बनता है, क्योंकि अब तक इसके अंदर फॉस्फोरस ग्रुप ऐड नहीं है, तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, मतलब कि एडिनोसिन जब होगा जब इसके अंदर राइबोस शुगर होगी, और डीऑक्सी एडिनोसिन जब होगा तब होगा जब इसके अंदर क्या होगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। इसी तरीके से बाकी सारे बेस पेयर्स के बारे में हमें बताया हुआ है। More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at fifth end of sugar, जिसको हम बोलते हैं free fifth end, और इसी तरीके से एक free third end भी हमें देखने को मिलता है। The backbone of a polynucleotide chain is formed due to the sugar and the phosphate. The nitrogenous bases linked to the sugar moiety project from the backbone. इस तरीके का हमें देखने को मिलता है हमारे DNA का एक स्ट्रैंड। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये होगी बैकबोन स्ट्रैंड की,
यहाँ पे क्या है, शुगर और फोस्फेट ग्रुप, फिर शुगर फोस्फेट ग्रुप, और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दीज आर लुकिंग लाइक द प्रोजेक्शंस। और ये हो गया जब दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया, और दोनों की एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, इसकी 5-3 है और इसकी एंटी 5-3 या फिर 3-5 पोलैरिटी है, और बीच में हमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। Now, in RNA, every nucleotide residue has an additional OH group जो कि सेकेंड कार्बन पे होता है, जिसकी वजह से उसका क्या नाम है, राइबोस शुगर है। और आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल ग्रुप होता है एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। 5-methyl यूरेसिल जो है वो एक दूसरा नाम है किसका, थाइमिन का। डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, और फ्रेडरिक मिशर सर ने हमें डीएनए के बारे में बताया था 1869 के अंदर, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, न्यूक्लियन रखा था। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period. It was only in 1953 जब जेम्स वॉटसन और फ्रेंचिस क्रीक सर ने एक्सरे डिफ्रेक्शन से हमें क्या बताया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, जहाँ से हमें डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में पता चला था। However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff sir that for a double-stranded DNA, the ratio of adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals to 1. ठीक है, the base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chains. They are said to be complementary to each other, and therefore if the sequence of bases in one strand is known, the sequence of the other strand will also be known. इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मान लेते हैं कि हमें इस वाले स्ट्रैंड का नहीं पता, चलो ये वाला एक स्ट्रैंड ले लेते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इसके आगे वाला जो स्ट्रैंड होगा उसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा अगर डीएनए का केस है तो। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो साइटोसिन है वो हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन के साथ। मतलब कि अगर हमें एक स्ट्रैंड का पता है कि एक स्ट्रैंड के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि दूसरे स्ट्रैंड के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। नेक्स्ट इज द salient features of double helix model of DNA. The two strand of polynucleotide chain where the backbone is constituted by the sugar phosphate and the bases are project inside, और दोनों की एंटी पैरेलल पोलैरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। The bases in the two strands are paired through hydrogen bonds, जो कि बेस जिसकी वजह से क्या बनते हैं, बेस पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, और जो गुआनिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। द टू स्ट्रैंड्स आर कोइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, और जो पिच होती है उसकी 3.4 नैनोमीटर लेंथ हमें देखने को मिलती है, और एक पिच के अंदर रफली 10 बेस पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर हमें देखने को मिलता है। The plane of one base pair stacks over the other in double helix. This in condition to hydrogen bond confers stability of the helical structure. और जो ये भी बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है कि जो प्यूराइंस हैं वो हमेशा पायरिमिडाइन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस देखने को मिलता है बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स थ्रूआउट द हेलिक्स। Now the proposition of a double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. Very soon फ्रेंचिस क्रीक सर जो थे उन्होंने सेंट्रल डोगमा दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और डीएनए से हम डीएनए भी बना सकते हैं। ये बात इन्होंने बताई थी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात इन्होंने जिक्र नहीं किया था उसका, वो बाद में पता चला था। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। इन द पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए
अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ, जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन से OH से लिंक, कौन से कार्बन के OH से लिंक्ड होता है, वो फर्स्ट कार्बन के OH से लिंक्ड होता है और उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन DNA डबल हेलिक्स जो प्यूराइंस होते हैं दैट इज ऑलवेज पेयर्ड विद पायरामिडाइन बेस, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, मतलब कि ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इनमें जो प्यूराइंस होते हैं वो हमेशा पैरामिडाइन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब उस हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंटी पैरेलल नेचर आ रहा है, नहीं एंटी पैरेलल नेचर तो नहीं आ रहा, उसकी वजह से यूनिफॉर्म लेंथ आती है DNA की, या फिर पूरे DNA के अंदर यूनिफॉर्म विड्थ होती है, या फिर सेमी कंजर्वेटिव नेचर पता चलता है। तो जो ये प्यूराइंस और पैरामिडाइन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि पूरे DNA के अंदर हमें यूनिफॉर्म विड्थ देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ या फिर मैं यहाँ से देखूँ, दोनों के बीच में सेम ही विड्थ देखने को मिलेगी, बिकॉज इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज 5-methyl uracil। 5-methyl uracil क्या है, अनदर नेम ऑफ थाइमिन, बिल्कुल सही है। इज इट अ प्यूराइन, नहीं ये प्यूराइन नहीं है, ये पायरामिडाइन है। क्या इसके अंदर डबल रिंग है, नहीं इसके अंदर डबल रिंग नहीं होती, क्योंकि प्यूराइंस के अंदर डबल रिंग होती है और ये एक प्यूराइन नहीं है। बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट तो ठीक है लेकिन थर्ड वाला ठीक नहीं है, तो आंसर इसका क्या हुआ, फर्स्ट, दैट इज 5-methyl uracil इज अनदर नेम ऑफ थाइमिन। नेक्स्ट इज 5th एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंटेन, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है उसके 5th ग्रुप पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे नहीं होता हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है थर्ड एंड पर होता है, और सेकंड एंड पर भी होगा जब राइबोस शुगर होगी तो। इथाइल ग्रुप नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं, यहाँ पर हमें 5th एंड पर क्या देखने को मिलता है, फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है, तभी तो उसकी पोलैरिटी हमें क्या देखने को मिलती है, 5-3 पोलैरिटी देखने को मिलती है, बिकॉज 3rd पोजीशन पे फ्री OH ग्रुप होता है और 5th पोजीशन पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन और थाइमिन ऑफ DNA इज, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2। प्यूराइंस फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA, प्यूराइंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एडेनिन और ग्वेनिन, दोनों ही DNA के अंदर भी देखने को मिलते हैं और RNA के अंदर भी। तो ऑप्शंस है एडेनिन एंड थाइमिन, थाइमिन एक प्यूराइन नहीं है, एडेनिन एंड ग्वेनिन ये बिल्कुल ठीक है, ग्वेनिन एंड साइटोसिन, साइटोसिन एक प्यूराइन नहीं है, साइटोसिन एंड थाइमिन दोनों ही प्यूराइन नहीं है, तो इसका आंसर यहीं पे हमें मिल गया, दैट इज सेकेंड, एडेनिन एंड ग्वेनिन। Which does not follow the central dogma of molecular biology, इनमें से कौन सा है जो सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता, सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता, म्यूकर, क्लामाइडोमोनास, HIV और P। HIV फॉलो नहीं करता क्योंकि मैंने बताया था कि HIV जो है, HIV एक रेट्रोवायरस है और HIV जो है वो उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, रेट्रोवायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जिसकी वजह से वो RNA से DNA बना सकते हैं, जो कि सेंट्रल डोगमा में मेंशन्ड नहीं था, वो बाद में पता चला था। तो यहाँ पे HIV इसका आंसर होगा। नाउ जीन कंपोज्ड ऑफ, जीन्स के अंदर क्या होते हैं, जीन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। जीन्स के अंदर होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट इज इन RNA the additional OH group is present at which end of the ribose, for the sure second position पे हमें ये देखने को मिलता था ना कि ये OH, ये O ग्रुप है हमारा, और यहाँ पे इस तरीके की हमें पेंटोज शुगर देखने को मिलती है, और हाँ ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। और यहाँ पे अगर यहाँ पे OH ग्रुप है तो वो राइबोस शुगर है, और अगर यहाँ पे H ग्रुप है तो वो कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो यही बोला है कि अगर जो एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होती है राइबोस के पास, वो कौन से कार्बन पे है, वो सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन इज
46। ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट जो हमें डीएनए के अंदर देखने को मिली थी, जो कि हमें जेम्स वॉटसन और फ्रेंचिस क्रिक सर ने बताई थी, वो उनको कैसे दिखी थी, मतलब उनको कैसे पता हाँ भाई डीएनए ऐसे दिखता है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग से, या फिर लाइट माइक्रोस्कोप से। तो वो उन्होंने बताया था एक्सरे डिफ्रैक्शन से, एक्सरे डिफ्रैक्शन या फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो कि मॉरिस बुलेकन और रोजलिन फ्रैंकलिन सर ने दी थी। That's it for this lecture. Stay tuned for the next lecture.